हमारे बीच में है मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्ति विशेष जो एनडीओटी के पूर्व छात्र भी हैं, एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक भी रहे हैं, बहुत अच्छे प्रशासक भी हैं। इस समय उत्तर क्षेत्रीय केंद्र जो है इग्नू का, उसको संभाल रहे हैं। वाराणसी में आप पोस्टिंग है और अयोध्या वासी हैं। इनके अलावा इनकी एक और विशेषता है, एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के साहित्यकार और कवि भी हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि छात्र संवाद, ये जो कृषि क्षेत्र में जो छात्र रहे हैं, आजकल विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं या कहीं शोध छात्र के रूप में, अधिकारी के रूप में या तैयारी कर रहे हैं, उनको जन सामान्य से जुड़ने का इस एनडीओटी मस्ती की एक पहल है। इसी तारतम्य में ये आज का चौथा एपिसोड है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पांडे सर। आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और एनडीयूटी मस्ती के संचालक शिव प्रताप सिंह जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। वो समाज के लिए इतना बड़ा नेक काम कर रहे हैं। एनडीयूटी की जो बिखरी हुई कड़ियां हैं उनको जोड़ के एक साथ ला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। डॉक्टर शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया है और मुझे अपना गौरव महसूस हो रहा है कि मैं अपने पूर्व विश्वविद्यालय जिसमें मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है उनके साथ मैं आज कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन का दिन हमें ये बताता है कि हम अपने से संबंधित सभी चीजों के, सभी लोगों के, सभी के साथ एक कार्डियल रिलेशन रखें और साथ ही साथ उनको हम सुरक्षा देने का प्रयास करें, एक भावना उनमें सुरक्षित होने की विकसित करें। और कृषि छात्रों के साथ ये और बढ़ जाता है क्योंकि आज उनका जो, जिनको हम अपनी बहन कह सकते हैं, प्रकृति, जिनके सहारे हम जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी कृषि छात्रों के या कृषि पढ़ने वालों के कंधों पे होती है। और आज एक संक्रमण कालीन स्थिति है जिसमें हमारा दायित्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे विषय के साथ पढ़ने के बाद तमाम जो हमारे छात्र हैं कृषि पढ़ने के बाद वो बड़े-बड़े पदों पे चले जाते हैं, अन्य जगहों पे चले जाते हैं और वो ऐसे जगहों पे पहुँच जाते हैं जहाँ उनका कृषि से संबंध कम हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कृषि का से संबंध हमारा सार्वभौमिक संबंध है, यूनिवर्सल संबंध है और हमें इस संबंध को पूरे ताजन्म हमको लेना है क्योंकि हमने जो विश्वविद्यालय के संसाधनों का उपयोग किया है, हमारे ऊपर एक ऋण है कि हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहने का। और ये हमारे इंटरेस्ट में होता है। हमारे साथ आज गेस्ट में बैंक मैनेजर्स जुड़े हैं, वो बैंकों में काम कर रहे होंगे, उनके दायित्व तो कृषि से अलग होंगे, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक भावना रहती हो कि कृषि से संबंधित हम लोगों की मदद कर सकें या उनके उत्थान में अपना कोई योगदान दे सकें, ये भावनाएँ रहती होंगी। मेरा आजकल जो दायित्व है वो प्रशासनिक है और मैं सहायक निदेशक के पद पे सभी अध्ययन केंद्रों पे एजुकेशनल ट्रांज़ैक्शन इग्नू के जो होते हैं, उनके दायित्व को देखता हूँ। लेकिन फिर भी मन में एक भावना रहती है और कृषि के तमाम कार्यक्रम जो जनपद में होते रहते हैं, बीएचयू आयोजित करता है, उसमें वो हमको बुलाते हैं एज़ एक्सपर्ट और हम जाके अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अगर कोई संभाषण है या कोई गोष्ठी है या कोई कार्यक्रम है, तो उनमें मैं शामिल होता रहता हूँ। ये मेरे जॉब का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक सैटिस्फैक्शन की बात रहती है, अगर देश के संसाधनों के कृषि के रूप में मैंने पढ़ाई में उपयोग किया है, तो मेरे ऊपर दायित्व है कि समाज और पर्यावरण के लिए मैं अपना कुछ योगदान करता रहूँ। दूसरी बात, हमारे जो छात्र भाई कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये भी जानते हैं कि करियर को लेके आज कृषि के क्षेत्र में बहुत से विकल्प उठ गए हैं। हमारे मित्रगण आपके उदाहरण सामने हैं, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर शुक्ला जी और जो हमारे सामने बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में गवर्नमेंट में पीसीएस के ज़रिए कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। 2 बैंक मैनेजर बैठे हैं
और बैंक में कृषि अधिकारी के अलावा और तमाम दायित्व होते हैं, और आप हमें लगता है कि इन तरीकों से बैंकों के साथ आप जुड़ सकते हैं। तमाम और फील्ड है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर है, जिनमें आप जो विश्वविद्यालय स्तर की सेवाओं को शामिल कर सकते हैं, जान सकते हैं। मुझे पता चला मुझे इग्नू में आने के बाद ये समझ में आया कि कृषि की पढ़ाई केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए, या लोग इसलिए केवल नहीं पढ़ने चाहिए कि क्योंकि उनको रोजगार के लिए तलाश करनी है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के जो प्रोग्राम्स हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ, उन सारे कार्यक्रमों के लिए हमने ऐसे लोगों को देखा जो और वर्गों में काम कर रहे हैं, साइंस में काम कर रहे हैं, जियोग्राफी की फील्ड में काम कर रहे हैं, और इग्नू से आके वो कृषि के कार्यक्रमों को ज्वाइन करते हैं और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की डिग्री अर्न करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको मालूम है कि ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसमें हम स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के घर भेज देते हैं। वहां से वो जाके उन स्टडी मटेरियल की पढ़ाई करके ज्ञान अर्जित करते हैं, और फिर उनके एग्जामिनेशन में शामिल होके वो अपनी पढ़ाई करते हैं। जो कठिन मानदंड होते हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए होते हैं, वो सब इग्नू फॉलो करता है, और उसी के तहत डिग्री केवल उन्हीं लड़कों को मिल पाती है अंततः जो उस डिग्री के योग्य हो पाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना जितना आसान है, एग्जिट मारना उतना ही कठिन है सक्सेसफुली। तो आपको मैं बताऊं कि करीब हमने आकलन किया है कि 100 लड़कों ने अगर एडमिशन लिया तो केवल 25 से 30 लड़के ही अपनी डिग्री कंप्लीट करके लेके जा पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि बैंक के लिए भी हमारे पास एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस करके एक प्रोग्राम है। बहुत से बैंक के ऑफिसर्स, बैंक के मैनेजर्स हमारे साथ आते हैं उस प्रोग्राम में, लेकिन हमने आकलन किया कि केवल 15% बैंक मैनेजर्स उसको पूरा कर पाते हैं, अंत में डिग्री लेके जाते हैं। तो इसलिए मतलब समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों को जो किसी वजह से पढ़ाई के काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम रत्नेश यादव नवल सर को प्रणाम कर रहे हैं। कुछ सर आप कह रहे थे, मैं प्रयास करता हूं नवल जी को लाने को, फिर मैं उनसे भी पूछता हूं। हाँ, उनको जोड़िए, आप जोड़ने का प्रयास करिए। तब तक हम पांडे सर से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे बीच में हैं तो थोड़ा आपकी एक अच्छी सी रचना हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। चलिए शुक्ला जी, आपके आदेश को शर्मा थे फिर, और मैं एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जो 1992 में मैंने लिखी थी, 93 में, और वो मैं विद्यार्थी होते हुए एमएससी का मैंने लिखा था। और वो रचना जो है, विषय आप समझ लीजिए पहले उसका। बरसात जो इस समय से होती थी वो बहुत विलंब हो गई 1993 में, और जून में इलाहाबाद में बारिश नहीं हुई। हम लोग हॉस्टल की छत पे बैठे थे, और सुबह 7:20 की न्यूज में ये संदेश आया कि बारिश जो है वो आज इलाहाबाद को सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा, लेकिन शाम को जो है जबरदस्त बारिश हुई, पूरा कैंपस पानी पानी हो गया। सुनाई दे रहा है सर हमारी बात, शुक्ला जी? सुनाई पड़ रहा है सर, सुनाई पड़ रहा है। हाँ हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरा कैंपस पानी पानी भर गया, तो हमारे एक मित्र थे डॉक्टर रजनीश मिश्रा, उन्होंने हमसे पूछा कि श्रवण जी बताइए, बारिश आई इतनी देर से क्यों आई? और इसी विषय को कौंध गया कि बारिश आखिर देर से क्यों, और इसी शीर्षक पे मैंने अपनी कविता बनाई। परिस्थितियां 1993 की हैं, आप मन में ध्यान रखें। और मंडल का कमीशन का वो चल रहा था, और बहुत से छात्र आत्मदाह कर रहे थे। मंदिर वो ढांचा टूटा हुआ था 1992 में, और उसके विरोध में मुंबई में ब्लास्ट हुए थे तमाम। और इस तरह की परिस्थिति, और अडवाणी जी का उस समय चल रहा था, लालू यादव का चल रहा था। उन्हीं परिस्थितियों में कविता लिखी है, और मैं उसी कविता को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी अभी कुछ दिन पहले ही जो बरसात थी आई, झुलस रहे जड़ चेतन को उसने राहत पहुंचाई। हम लोगों ने भी उसका जमकर आनंद लिया था। तभी मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न ये पूछ लिया था, मित्र जरा समझाओ हमको, है ये क्या सब बात? आई लेकिन देर से आई, आखिर क्यों बरसात?
सोचा हमने बहुत किंतु न समुचित उत्तर दे पाया, अतः अचानक तभी उभर कर ये विचार मन में आया, क्यों ना प्रश्न किया जाए ये देश के कुछ नेताओं से। प्रस्तुत सन्मुख वे सब उत्तर मिले जो उन आकाओं से। सबसे पहले प्रश्न ये पूछा था नरसिम्हा राव से। नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे और राजीव ग्राम करके कैप्टन सतीश ने एक प्रोजेक्ट किया था, कांग्रेस का अधिवेशन करना चाह रहे थे वहाँ अमेठी में, लेकिन वो बाढ़ आपदा कोष से उसका पंडाल उंडाल बनाया गया था, लेकिन बारिश में तूफान से ही वो उखड़ गया था। तो वो आप रेफरेंस लेके देखिए कि सबसे पहले प्रश्न ये पूछा था नरसिम्हा राव से। सुनते ही वो बोल उठे थे बिन मूंछों की ताव से, हमने बाढ़ आपदा धन पहले यूपी में खर्च किया, बारिश ने इस बार ही तो राजीव ग्राम को नष्ट किया, और फिर बारिश इस बार समय से यूपी में यदि आ जाती, सूखा राहत धन कैसे सरकार हमारी खा पाती। प्रश्न यही पूछा था मैंने जब श्री बीपी सिंह से, अपना उत्तर देने में वो नहीं जरा सा हिचके। इस बार देश पर आरक्षण का छाया नहीं जुनून, नहीं हुए थे आत्मदाह और नहीं बहे थे खून। फिर बताओ दोस्त तुम बारिश फिर क्यों होती, नहीं पड़े जब खून के धब्बे फिर क्या बारिश धोती। और सामाजिक समता की लड़ाई अभी हमारी जारी है, अगली बार समय से बारिश होगी ये तैयारी है, अगली बार समय से बारिश होगी ये तैयारी है। प्रश्न पूछने की मेरी अब तो थी जिससे बारी, थे मुस्लिम नेता सहाबुद्दीन इमाम बुखारी। मैंने पूछा बतलाओ कि वर्षा में क्यों देर हुई, बोले तुमको नहीं पता क्या यूपी में अंधेर हुई। बिना किसी भारी बवाल के ढांचा गया ढहाया, और हिंदू मुस्लिम दंगों का कुछ राज समझ ना आया। और जब तक जन्मभूमि पर मस्जिद फिर से नहीं बनेगी, तब तक वर्षा में देरी ये होती सदा रहेगी, तब तक वर्षा में देरी ये होती सदा रहेगी। अडवाणी से प्रश्न ये मैंने पूछा था हैरानी में, जो है अब भी आग लगाते बिन माचिस के पानी में। बोले जब तक हिंदुस्तान ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जब तक दिल्ली की कुर्सी पर अपुन नहीं बैठेगा, और जब तक जन्मभूमि पर मंदिर भव्य नहीं बन पाएगा, तब तक मौसम में परिवर्तन ऐसा ही आएगा। लालू यादव से मैंने जब प्रश्न यही दोहराया, 4 लाइना इसका उत्तर उन्होंने हमें थमाया, और बोले बारिश समय से हो यदि होगा बहुत अनाज, और पेट भरे हो सबके तो हम किस पे करेंगे राज। अतः जरूरी चक्र देश में सूखा बाढ़ के आने का, और यही वजह है यूपी में भी बारिश देर से आने का। और पूरी कविता का सारांश अंतिम 4 पंक्तियों में है, अगर आपके दिल को छुए तो आप इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। और अंत में प्रश्न ये मैंने पूछा एक किसान से, नष्ट हुई थी जिसकी फसलें सूखा बाढ़ तूफान से। बोला जब तक नेतागण सब हम सबको लूटेंगे, जाति धर्म में बांट हमें ये लगातार चूसेंगे। और जब तक राजा जनक, ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पे, कि जब तक राजा जनक स्वयं ही नहीं बनेंगे हलधर, तब तक बारिश आएगी अब अपना समय बदलकर, अपना समय बदल। जी बहुत बहुत धन्यवाद।